ठीक है भाई। क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन। Study the following information carefully and answer the questions given below. There are 5 different companies, namely P, Q, R, S, and T. ठीक है, which manufacture 2 types of goods, inferior goods and Giffen goods. ठीक है, each goods is further classified into 2 varieties, first and second. मतलब चाहे inferior हो चाहे Giffen हो, दोनों first और second में divided कर दिए गए। ठीक है, the given bar graph shows the percentage of given goods manufactured by the company out of the total number of goods manufactured by that company and the number of variety 2 given goods manufactured by that company. तो ये वाला तो परसेंटेज ऑफ गिवन गुड्स है भाई, और ये नंबर ऑफ गिवन गुड्स ऑफ वेराइटी 2 वाले हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है, पहला वाला तो परसेंटेज है, यानी कि 35%, 62.5%, 30%, ये वाला दे रखा है हमको। और ये वाला जो दूसरा है ये नंबर है, मतलब ये तो परसेंटेज का पार्ट है पहला वाला जो है, और ये नंबर है, इतने नंबर है, इतना 40 है, 60 है, 55 है, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो बोलो पढ़ा जाए आगे। ये तो है ही, ट्राई करो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ट्राई करो क्या कह रहा है। इन कंपनी क्यू, क्या हो रहा है, इन कंपनी क्यू द डिफरेंस बिटवीन number of given goods and inferior goods manufactured by company Q is 150. Okay, and then find the number of given goods of variety 1 manufactured by company Q. कितना आ गया, तो कर रहे हो अभी, करो 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 करो, नहीं करो करो, पहले सोचो, फिर आएगा समझ में। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है तुम जितना सोच रहे हो जाएगा, ट्राई करो। हैं 315 आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। परसेंटेज ऑफ गिवन गुड्स, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, क्यू की बात कर लेते हैं। गिवन गुड्स जो हैं वो हैं 62.5%। ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स जो होंगी वो हो जाएंगी इसमें 37.5%। गिवन गुड्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 62.5%। इंफीरियर इंफीरियर गुड्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 37.5%। अब देखो ध्यान देना है क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी को, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, 37 और इसका 25% आ गया, तो 25% की वैल्यू दे रखी है 150। 25% की वैल्यू 150 दे रखी है अगर, तो तुम इजीली निकाल सकते हो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। यानी कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितनी आ गई, 600। टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितनी आ गई, 600 आ गई। अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गिवन गुड्स ऑफ वेराइटी 1 मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू। अब देखो ये वेराइटी 2 वाली दे रखी है, क्यू में कितनी है वेराइटी 2 वाली, 60। तो वेराइटी 2 वाली तो है 60 क्यू के अंदर, और टोटल गिवन गुड्स कितनी है 62.5%, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 600 का 5/8 कर दूं इसको मैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3000/8 हो जाएगा ये, 8 से काट लो 125, यानी कि 375 हो जाएगा, 375। तो टोटल जो गिवन गुड्स हैं वो 375 हैं।
तो 375 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो 315 हमारी जो आ जाएंगी वेराइटी 1 के आ जाएंगे हमारे। 315 हमारी कौन सी आ जाएंगी, जो वेराइटी 1 वाली होंगी। ठीक है, 315 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, 315 हमारा आंसर आएगा। तो दो तरह की गुड्स हैं, गिफन गुड्स हैं और इन्फीरियर गुड्स हैं। गिफन गुड्स का परसेंटेज दे रखा है ये ब्लू वाला जो है, और गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दोनों ही फर्स्ट और सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दो वैरायटी हैं। तो वैरायटी 2 दे रखी है गिफन गुड्स की, ऑलरेडी नंबर दे रखा है उसका, है ना। पढ़ूंगा आगे, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया जाए। चलो करो ट्राई, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंपनी एस इफ द नंबर ऑफ इंफीरियर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एस इज 300। तो करो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो एटलीस्ट। क्या बनना चाहिए? 150, 120 आ रहा है। अच्छा, अलग अलग आ रहे हैं मतलब, अलग अलग आ रहे हैं दोनों के आंसर, मतलब अलग अलग आ रहे हैं। वन ट्वेंटी आ रहा है ना, आगे भाई सबका, नहीं आया? देखो जरा ध्यान से, इंफीरियर गुड्स कितनी है कंपनी एस में? कंपनी एस में इंफीरियर गुड्स जो हैं वो दे रखी है हमें 300। अब समझना बात को, एस जो कंपनी है इसके अंदर कितने परसेंट गिफन गुड्स हैं? 40%, यानी कि ये 60% है इसका मतलब, 60% की वैल्यू 300 आ गई। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गिफन गुड्स ऑफ वेराइटी 1 मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। 40% की वैल्यू निकाल दो यहां से, 200 आ जाएगी, कर लोगे इतना तो। 200 में से कितने हैं ये, 80 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया, 120 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो, सीधा सीधा। बढ़े आगे, देखो क्या कह रहा है। कंपनी पी, द नंबर ऑफ गिवन गुड्स ऑफ वेराइटी 1 इज 200 मोर देन दैट ऑफ वेराइटी 2। हो जाएगा इजीली। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी। कितना आना चाहिए? परसेंटेज ऑफ गिवन गुड्स कितनी है कंपनी पी के अंदर? 35% है। और क्या कह रहा है, वेराइटी ऑफ वेराइटी 1 जो 200 मोर देन दैट ऑफ वेराइटी 2। वेराइटी 2 के कितने हैं भाई, 40। तो जब 2 के 40 आ रहे हैं तो फर्स्ट के कितने आएंगे, 240, 240 मोर है। यानी कि दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 280 आ रहा है, और ये हमारा 35% है। ये 280 कितने के बराबर है, 35% है, सीधा सीधा। गिफन गुड्स जो दे रखी है, 100% की वैल्यू चाहिए तुमको, तो 35% की वैल्यू आ रही है 280। तो 100% कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 280 अपॉन 35 इंटू 100 कर लो इसको। ठीक है, तो 5 से 7 बार, और 5 से 20, और 7 से 40, यानी कि 800 हमारा आंसर आ जाएगा, 800। 800 आ गया आंसर हमारा, डी ऑप्शन हमारा। आ रही है बात समझ में? बहुत बेसिक सी है, आरआरबी वगैरह के एग्जाम में पूछी जाती है इस तरह की, है ना, बहुत बेसिक सी है। ठीक है, चलो लास्ट वाला ही और बता दो बस एक बार, क्या आंसर आना चाहिए इसका।
250 आ रहा है। कंपनी टी में नंबर ऑफ वेराइटीज वन गिवन गुड्स मैन्युफैक्चर बाई कंपनी इज 160 दे रखी है। तो वेराइटी टू कितनी हो गई 90, तो 90 प्लस 160 यानी कि 250 दे रखा 50%। भाई 250 गिवन गुड्स आ गई और कितने परसेंटेज है ये 50%, तो 50% की वैल्यू दे रखी है 250। 50% की वैल्यू 250 दे रखी है। देन फाइंड द नंबर ऑफ इंफीरियर गुड्स, यही आएंगी 50% ही तो होंगी, आधी इंफीरियर होंगी आधी गिवन गुड्स होंगे। 250 हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन थे। आई होप के सबको हो गए होंगे आराम से। चलो तो थोड़े मुश्किल कर लेते हैं। एक और रह गया, अच्छा ये भी कर लो। ये क्या कह रहा है, इसको भी कर लो। Average number of given goods of variety one manufactured by all companies together is 86. Okay. Then find total number of given goods manufactured by all companies together. क्या ही क्वेश्चन है बताओ। गिवन गुड्स गिन लो कितनी है ये, 100, 100 और 170, 270, 325 है ये, प्लस एवरेज कितना है 86 इंटू कितने 1 2 3 4 5 है ना, 430 ऐड कर लो इसमें, 735 आंसर आ जाएगा। 755। बताओ क्या क्वेश्चन दिए भाई। वेराइटी टू तो दे ही रखी है, और वेराइटी वन कितनी हो जाएगी 86, एवरेज है 5 का, तो 86 इंटू 5 325 और 430 कितना आंसर आ गया 755। इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा है ना क्लास के बाद। चलो अब कुछ अर्थमेटिक कर लेते हैं है ना। अद्वैता एंड अमायरा can do a piece of work in 27 days and 40.5 days. Both are started the work and after m days Advaita left the work and Adya joined, who can complete the whole work in 2/3 of the time taken by Advaita. If Amira and Adya worked for m days and Adya left 6 days before completion of work, then find the value of 3m. ठीक है, चलो 3m एक बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, सिक्योरिटी वो जो प्रोवाइड कराती है। जैसे तुम देखते हो ये सड़कों पे जो चमकते रहते हैं हाईवे वगैरह पे, कैट आई वगैरह होते हैं, ये जो लग रहे हैं बड़े बड़े जो लग रहे हैं तुम्हारे नाम ग्रीन में लिखे रहते हैं बड़े बड़े, ये सब 3M कंपनी प्रोवाइड कराती है। मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में। चलो भाई करो। ट्वेल्व आ रहा है। 3M, अद्वैता, अमायरा और आद्या।
तीन है ये। अद्वैता 27 डेज में कंप्लीट कर रही है। हमारा 40.5 है, तो 405/10 कर लेते हैं इसको, यानी कि 81/2 हो जाएगा ये, 81/2। और आध्या इसका 2/3 यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई 54 तो होता है इनका 100, 162 ले लेता हूँ इनका एलसीएम। ठीक है, 162 ले लो, ये 6 बार, ये 4 हो जाएगा, 81 दूनी ये 18 से 9 बार, ये इनका एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले अद्वैता बोथ स्टार्ट, अद्वैता और अमायरा ने स्टार्ट किया। अद्वैता और अमायरा दोनों मिलकर कितने यूनिट करते हैं? 10 यूनिट। और इन्होंने कितने दिन काम किया? m डेज काम किया। ठीक है, फिर इसके बाद में अद्वैता ने छोड़ा, आद्या शामिल हो गई, अद्वैता छोड़ के चलेगी, आद्या शामिल हो गई, 9 और 4 13, इन्होंने भी m डेज किया वर्क। फिर उसके बाद में कौन रह गया लास्ट में? सिर्फ और सिर्फ आद्या भी छोड़ के चली गई, अमायरा रह गई। अमायरा ने लास्ट में कितने दिन काम किया? 6 दिन, तो 6 चौके 24, तो टोटल कितना काम हो गया? 162 यूनिट। यानी कि यहाँ पे 10 प्लस ये 23 m की जो वैल्यू आएगी वो 138 आ गई। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 3m। हमारा आंसर कितना आएगा? 6 × 3, 18 हमारा आंसर आ जाएगा, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात? ये समझ में नहीं आ रही है? हैं? अद्वैता और अमायरा, इन्होंने पहले 6 दिन काम की, m डेज काम किया। फिर अद्वैता छोड़ गई, अमायरा और आद्या, इन्होंने m डेज वर्क किया। और फिर काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ के गई ना, तो सिर्फ अमायरा रह गई, लास्ट के 6 दिन काम कर रही है जो। अब इनकी एफिशिएंसी देख लो कितनी कितनी आ रही है। 10 × m हो जाएगा इनका वर्क टोटल, एफिशिएंसी इंटू टाइम। इनका कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल कितना वर्क है अपना? 162 हमारा वर्क है। टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम जो होता है हमारा, दैट इज टोटल वर्क। ये होता है, इसी से बनता है ये सब। ठीक है ना? ठीक है भाई, बढ़े फिर आगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़े से दिमाग लगाओ। A car travels total distance of 300 किलोमीटर with a certain speed। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद अ सर्टेन स्पीड, ट्रेवल कर रही है भाई ये। If the car travels 11/50th of the distance at the speed of 55% of the usual speed, 55 whole 5/9% of the remaining distance at the speed of 65% of usual speed, and the remaining distance at 4/5 of the usual speed. If the total time taken by the car is 5 hours, then find the usual speed of car। मतलब जो एक्चुअल स्पीड कार की है वो तुम्हें बतानी है। ठीक है ना? करो ट्राई एक बार सब लोग।
बताओ भाई। क्या होना चाहिए? हम्म। कहाँ आ रहा है? तो बता दो। क्यों भाई? क्या आंसर आना चाहिए? थर्ड वाला। 94। 94 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, एक आंसर तो आया 94। और बता दो। और भी ट्राई कर ही रहे हो सब लोग। क्या आना चाहिए? 55 होल 5/9 है ये। ये वाला है। देखो भाई, टाइम की इक्वेशन बननी है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड का 55% यूज किया है। स्पीड का सिक्स कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अब देखो, अलग अलग आंसर 90 आ रहा है। स्पीड का 50, मैं तुम्हें थोड़ा आसान तरीका ही बताऊंगा, टेंशन मत लेना। स्पीड का 55% यूज हो रहा है। स्पीड का 65% यूज हो रहा है। स्पीड का 4/5 यानी कि 80% यूज हो रहा है। ठीक है। तो मैंने तो ये मान लिया कि मेरी स्पीड ही 100x है। हमारी स्पीड कितनी है? 100x। ठीक है। अब मुझे 300 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले 300 का 11/50 जाना है मेरे को। ये कितना हो जाएगा भाई? 5 से 6 66 आ जाएगा। रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 66 माइनस करो, 234 आ जाएगा। 234 का 5/9 जाना है हमें। तो 9 दूनी 18, 9 से 6 बार, यानी कि 130 यहाँ जाना है। रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 130 60 से 196, 104 किलोमीटर रह जाएगा। ये तीन डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 55x हो जाएगी, 55%। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 65x हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 80x हो जाएगी। दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। 5 घंटे की बात हो रही है। एक्स की वैल्यू निकाल दो, स्पीड आ जाएगी तुम्हारी निकल के। तो 11 से 6 बार, 11 से 5 बार, यानी कि हम कह सकते हैं 1.2/x हो जाएगा ये। प्लस 65 से कितनी बार? 2 बार, 2/x हो जाएगा ये। 8 से काटो, 8 से एक बार, 8×3 = 24, यानी कि 1.3x हो जाएगा ये। और ये वैल्यू हमारी आ रही है 5। ठीक है। सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 13 और 12 25, 2.5 यानी कि 4.5 अपॉन एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी 5। तो एक्स हमारा आ जाएगा 4.5/5, 0.9 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0.9, तो 100 × 0.9, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है। 90 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। आ रही है ना बात समझ में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही चल रहा है इसमें। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेके चलना है तुम लोगों को। तो इससे क्या होता है कि मतलब पहली बात तो देखो ये समझना, 55% है, 65% है, 80% है स्पीड का। तो हम ऐसी वैल्यू ले लेना जो आसानी से 55 और 65 तो मैं कैलकुलेट होने में आसानी रहे। तो 100x ले लिया हमने। 100x के आधार पे पहले केस में 55% लेना है इसका। नेक्स्ट केस में 65% लेना है। तीसरा 4/5 है, यानी कि 80x हो गई। 80% होता है 4/5।
80% ली, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मिल गया, टोटल टाइम, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, सॉल्यूशन हो गया। बोलो, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, और होने लायक क्वेश्चन है ये, है ना, ऐसा भी मत समझना कि ये होगा नहीं, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ आगे। आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चनों में से एक होता है वैसे तो ये। ट्राई करो बेटा, क्या कहना चाह रहा है ये। द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ वेन हुसैन बेल्ट एंड फैबमेट शूज, ये कोई नई कंपनी आ गई, फैबमेट तो बढ़िया लग रही है सुनने में, हैं, वेन हुसैन तो सुनी हुई है ना, ये नई लग रही है, चेक करेंगे इसको। इज 1800 रुपीज, ठीक है। द शॉपकीपर सोल्ड द वेन हुसैन बेल्ट एट 15% प्रॉफिट and Fabmate shoes at 8% loss. If the selling price of the Van Heusen belt and Fabmate shoes is equal, then find the cost price of the Fabmate shoes. कितना होना चाहिए? 1000। करो भाई सभी लोग जरा एक बार, 1000 ही आ रहा है, बिना करे ही आ गया, आ गया था, अच्छा, बहुत बचत चल रही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेपर में थोड़ी चलेगी, एक का पेपर पर किसी और दिन पड़ेगा, दूसरे का पेपर किसी और दिन पड़ेगा, फिर कैसे करोगे अंडरस्टैंडिंग, फिर गड़बड़ हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग वहां। देखो भाई, आसान सा मामला है यार, देखो भाई, कॉस्ट प्राइस जो वैन हुसैन की बेल्ट का है और कॉस्ट प्राइस जो फैबमेट के शूज का है, वो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, 1800 रुपये आ रहा है। एक लाइन बोली है बहुत बढ़िया, क्या, कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वैन हुसैन का वो क्या होगा, वैन हुसैन पे क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, ठीक है, तो 115% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का ये, सेलिंग प्राइस फैबमेट का कितने परसेंट का लॉस ले रहे हो, 8% का, तो 92% रह जाएगा ये। अब ये कह रहा है दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, तो यानी कि जो 115% आएगा कॉस्ट प्राइस का जो वेनुसेन का है, वही 92% हो जाएगा जो हमारा कॉस्ट प्राइस है फैबमेट का। तो कॉस्ट प्राइस जो वेनुसेन का है, कॉस्ट प्राइस जो फैबमेट का है, उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 92/115, तो 23 से 4 बार, 23 से 5 बार, तो ये 4 है, ये 5 है, दोनों मिला के 9 बन गए। 9 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमें क्या पूछा है, पेपमेट के शूज 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आंसर आ गया, 1000 रुपये, ठीक है। 9 की वैल्यू 1800 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, ठीक है। 5 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2000 आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है ये, शीट में भी था अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की में ऐसा क्वेश्चन, है ना, सेम इसी तरीके का था, और लगभग परसेंटेज में था शायद, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं था, परसेंटेज में था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी था इस तरह का, एक गाय इतने प्रॉफिट पे, एक गाय इतने लॉस पे, ऐसे करके था कुछ, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। X, Y and Z enter into a business with an initial investment of 2400, 2800 and 3200 respectively. चलो भाई कर दो इस क्वेश्चन को जरा एक बार।
ये इसका आंसर तुम्हारा कायदे में, अगर तुम इस एडवांस बैच की तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हारा आना चाहिए, है ना? ऐसा क्वेश्चन है ये। बताओ भाई। ऐसा लग रहा है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही आया अभी तक का। है? डिफिकल्ट नहीं है? अच्छा, चलो, जब ये पूरा हो जाएगा तभी माना जाएगा। एक नंबर भी पक्का है। आधे आधे से मतलब नहीं है हमारा। 16,000? भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भाई, ये आ रहा है? 16,000 आ रहा है ना? चलो, चेक करते हैं, अभी कोई बात नहीं है। अभी थोड़ा सा और इन्हें दिमाग लगा लेने दो सबको, फिर ट्राई ट्राई करेंगे हम भी, क्या आता है आंसर। कितना? 18,000 आ गया, 16 के बाद 18 आ गया। चलो, दो ऑप्शन तो हो गए तुम लोगों के कंप्लीट। हम्म। और भी देखते हैं आगे। अच्छा, ये बताओ सब लोग, क्या इसका किस किस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका पार्टनरशिप का? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको तो वैसे भी नहीं होना, है ना? पहले ही बता रहा हूँ मैं ये बात। तो जिन्होंने पढ़ भी रखा है कभी, तो उनको एक बार को समझ में भी आ जाएगा मैटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड ने एक पार्टनरशिप में एंट्री मारी। तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स वाई और जेड है। इसने लगाए 2400 रुपये, वाई ने लगाए 2800 रुपये, और जेड ने लगा दिए हमारे 3200 रुपये। अब इसके बाद में देखो क्या कह रहा है। आफ्टर 1 year 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गिवन टू वाई टू मैनेज द बिजनेस, एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ वाई एट द एंड ऑफ 1 year, इतना मतलब वाई को 20% बिजनेस का मिल भी गया है प्रॉफिट का, तो इनके बीच में जो बटा होगा पैसा, वो 80% बचा बटा होगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? भाई 20% जो भी प्रॉफिट आया, उसका 20% उठा के अलग से वाई को देना है। तो बाकी जो 80% है वो तो वाई, इन तीनों में इसी रेशियो में बटेगा। ये बात पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? तो पहले तो एक काम करते हैं, इसका रेशियो बना लो यार। कितना आ रहा है? 4 से काट लो। 6:7:8। ठीक है, ये कितना बन गया हमारा? 21 हो रहा है ये। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना है ना, कि मुझे ये वैल्यू जो है ना, 80% रखनी है मुझे। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, देखना तुम ध्यान से, मैं जो जो पॉइंट समझा रहा हूं तुम लोगों को। मुझे ये 80% रखनी है। 80% और 100% में जो रेशो होता है 4 और 5 का होता है। अगर 80% कोई वैल्यू है और 20% कोई वैल्यू जा रही है, तो 4 और 1 का रेशो बनेगा। तो
तो 80% बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बस। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ। अब हमारा ये प्रॉफिट कितना रहा है, 24, 28 और 32। टोटल कितना बन गया भाई, 84। 84 को ही मैंने कितने परसेंट मान लिया, 80% मान लिया मैंने 84 को ही। अगर 84 को 80% मान रहे हो तो 20% की वैल्यू 21 आ जाएगी क्या, बताओ। 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 करना है। तो ये 21 रुपए किसके पास गए, वाई के पास। तो वाई का टोटल प्रॉफिट कितना है, इसका मतलब 49, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 24500। तो 49 की वैल्यू आ गई 24500। तो 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी यहां से। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ एक्स एंड जेड। एक्स और जेड का एवरेज निकालना है। तो 24 और ये कितना होता है, 32, कितने होते हैं, 56। 56 का हाफ करना है, एवरेज निकालना है ना। तो तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए, 28 की। तो 28 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 28 इंटू 500, यानी कि 14,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 14,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। जो किसी ने नहीं बताया, वाह, 14,000 आएगा। एक्स और जेड का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एक्स और जेड का एवरेज कितना आएगा, 14,000 आएगा। तो कोशिश ये देखो, जब भी तुम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इसमें एक चीज ध्यान रखा करो, जैसे 20% दे दिया उठा के, तो तुम यहाँ पे इसको ऐसे मत किया करो कि 80% ये हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ऐसे उल्टा सीधा करने लग जाओ तुम लोग। तुम्हें क्या काम करना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, इसी को उतना मान लो जितना बचा है। 80% मैंने मान लिया ना, हाँ हाँ, तो भी आएगा, तो भी आएगा। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक, भाई दोनों का 56 इंटू 500 हो गया ना, ये कर रहे थे तुम, और डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, तो सेम ही तो है वो। 28 ही आ जाएगा यहाँ पे, यही आएगा। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी, लेकिन आंसर इसका हमारा 14,000 ही आएगा। बोलो भाई सब लोग, बात आ रही है यहाँ तक समझ में कि नहीं आ रही है, पढ़ा जाए आगे फिर। नहीं आया समझ में, देखो ये जो रेशो बनना था ना इनका, 6, 7 और 8 का, ए बी सी, ये जो भी रेशो यहाँ बन रहा है ना, इसी रेशो में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 80% तो भैया तीनों में बांट दो, 80% तो इसी रेशो में बढ़ गया, और बाकी जो 20% है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 6 और 8, 7, 15 और 6, 21 होता है टोटल। तो मैंने ये कहा 21 को ही 80% मान लो, तो 20% कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कर दूं, 4 पंजे 20, 5.25 आ जाएगा। 5.25 इसमें ऐड कर लो, तो ये कितना बन गया है, देखो 12.25 बन गया। इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 24500। हमें किसकी चाहिए, 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है, 7। तो 24500 डिवाइड बाई 12.25 मल्टीप्लाई बाई 7, पॉइंट हटा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेना, 25 से काट लो, 25 चौके 100, 25 निम्मा, 25 से 4 बार, 49 से 5 बार, वही आ गया ना, 14,000। तो क्या करना है तुम्हें, हमेशा ये ध्यान रखो, जो ये रेशो आ रहा है ना, अब ये कह दिया कि भाई 75% अपने पास रखा, इक्वल बांट दिया, बाकी 25% दे दिया किसी एक को, तो 25% पहले 75% ही मानो इसे, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तुम्हारी, है ना। चलो भाई नेक्स्ट वाला देख लो क्या कह रहा है। A vessel filled is filled with a mixture of milk and water in the ratio of 8:5। मतलब एक वेसल है that is filled with mixture of milk and water, और वो भी किस रेशो में बेटा, 8:5। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बताना है।
ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो मैं निकालना चाहिए कायदे में। मुझे तो लगता है जनसंख्या कम हो जाती है मैथ्स की क्लास में, तो वैसे ही कुछ ही बच्चे रह जाते हैं चुनिंदा। मुझे लग रहा है कुछ दिन के बाद और ये और भी कम होगी क्या? नहीं, ठीक है चलो, इतने ही बहुत है, पर्याप्त हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे लिए। एडवांस की क्लास में ये एनवायरनमेंट हमें अपने दिमाग में रखना है। अब हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो ऐसा नहीं रह गया है, हमें थोड़े से एडवांस लेवल पर चलना ही पड़ेगा। क्लास में पढ़ भी तो रहे हो, नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं ना क्लास में हम लोग। वो किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ बेस हमारा तैयार रहे। A vessel is filled with a mixture of milk and water in the ratio of 8:5। 8:5 के रेशियो में मिल्क और वाटर भाई किसी वेसल के अंदर है। 1/4 of the mixture is removed and replaced by the same amount of water, then 7/20 of the mixture is removed and replaced by water। हमेशा याद रखो किस चीज के ऊपर कैलकुलेशन की जाती है, जो वैल्यू रिड्यूस होती है। अब इसमें क्या रिड्यूस हो रहा है? मिक्सचर नहीं रिड्यूस हो रहा है इसमें, क्या मिल्क रिड्यूस हो रहा है। हर बार वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क पे कैलकुलेशन पूछ रहा है तुमसे, एक लाइन में आंसर आएगा। करो ट्राई जल्दी से सब लोग, क्या होना चाहिए। 30, चलो अभी चेक करते हैं, अभी चेक करता हूँ। 30 आ रहा है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है भाई अपने को? 8:5 दे रखा है। अब थोड़ा सा ऐसे समझना तुम लोग इसको, कि जब भी हम मान लो मैं से 8 और 5 है ना, तो मिल्क और मिक्सर का रेशियो 8/13 होगा। इसका मतलब मिक्सर हमारा कितना है? 13 है, ठीक है, और मिल्क हमारा कितना है? 8 है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं बेसिक पे चलूं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मैं यार मैंने मान लिया मिल्क 80 है यार, ये 50 है, ये कितना अपना 130 है, ठीक है। तो मिल्क कितना रहेगा? 80 है हमारे पास। 80 के हिसाब से देखते जाओ, पहले 25% कम किया तो 3/4 रह जाएगा अपने आप का। फिर 7/20 कम किया तो 13/20 रह जाएगा अपने आप का। 20 × 4 = 80 हटा दिया यहाँ से, तो मिल्क हमारे पास कितना रह जाएगा? 39। और टोटल मिक्सचर कितना है? 130 लीटर है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे यहाँ से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 बार। और इसको काट लो तो हमारा आंसर कितना? 30% रहेगा इसका मतलब मिल्क। तो सबसे आसान तरीका तो यही है देखने का इसको, ठीक है ना। 8 पार्ट 80 लीटर था भाई। एक बात सोचो तुम लोग, मिल्क तो हमेशा कम होता जाएगा ना। पहली बार में मिल्क 80 लीटर है अभी, और मिक्सर कितना है टोटल तुम्हारा? 130 लीटर है। अब तुम जब 25% मिक्सर का निकालोगे तो ये भी तो 25% जाएगा, मिल्क भी अपने आप का। तो ये 25% इतना कम हो गया, लेकिन मिक्सर वापस से 3/4 ही हो जाएगा। अब क्या, फिर सोचो अगली बार क्या हुआ, फिर से मिक्सर निकला, फिर से कितना कितना कम होगा इसमें से? 7/20 कम हो रहा है। तो 1 - 7/20 तुम जब इसको करोगे तो अपने आप का 13/20 रह जाएगा। ऐसे करके देखना है, 2 बार वैल्यू कम हो रही है, कितनी रह जाएगी अपने आप की? रिमेनिंग क्वांटिटी निकल के आ जाती है, वैसे तो तुम लोगों को पता होगा ये चीज, रिमेनिंग क्वांटिटी निकल के आ जाती है ना। तो 30% रह जाएगा। बढ़े फिर आगे, बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं मैटर ये वाला? जैसे मैंने कई बार तुमको समझाया है, मिक्स एलिगेशन में ये चीज है ना, हमेशा कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है? जो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना, वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा, है ना, आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन।
there are 18 students. If the marks of 2 new students, Fitan and Guneet, added, then the average marks of the class are increased by 25%. मतलब फितन और गुनीत के हमने जो है मार्क्स अगर ऐड कर लिए तो एवरेज मार्क्स जो है 25% बढ़ जाएंगे, ठीक है. बट इफ द मार्क्स ऑफ फितन एंड ओनली एडेड, मतलब सिर्फ फितन के मार्क्स ऐड किए जाते हैं, then the average marks of the class remains same. Okay. Find the 150% of initial average of the class if the marks of Gunit is 14 more than 5 times of Fitan marks. अच्छा क्वेश्चन है. फितना भी आ गया इसमें, गुनीत भी आ गई इसमें. आ रहा है कुछ समझ में मैटर? एक तो ये कि बेसिक से भी चल सकते हो तुम लोग, है ना, बेसिक से भी जा सकते हो तुम लोग. बेसिक पे चल लो, बेसिक से भी आंसर आ जाएगा. या एक थोड़ा सा सोच जैसे मान लो कितना आंसर आ रहा है, 25, 23, 17, 19 एंड 21 है. 18 बच्चों की एक क्लास है यार, 18 स्टूडेंट्स, ठीक है. इसमें फितन और गुनीत आ गए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 20, ठीक है. समझना पॉइंट को ध्यान से. अगर फितन और गुनीत के मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं तो पूरी क्लास का जो भी एवरेज था वो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है. इसका मतलब क्या है, मैंने मान लिया हर बच्चे के 4x मार्क्स थे. हर बच्चे के कितने मार्क्स थे, 4x मार्क्स थे. जैसे ही फितन और गुनीत आए ये मार्क्स कितने हो गए, 25% बढ़ गए, 5x 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 हो जाएंगे. और फितन और गुनीत भी अपने साथ अगर 4x और 4x लेकर आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. लेकिन इनके आने से क्या हो रहा है, हर एक के मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, x x x x x बढ़ते चले गए, x x x. तो ये अपने साथ 20x एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं. कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, 20x एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं. अब 20x जो एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं ना, ये किसके किसके हैं, ये गुनीत के हैं. क्यों है गुनीत के, क्योंकि फितन जो है ना तुम्हारा, फितन तो अगर गुनीत ना आता और सिर्फ फितन आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एवरेज में या तो एवरेज के बराबर ऐड करो या एवरेज के बराबर माइनस हो रहा हो तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर सिर्फ और सिर्फ फितन आ रहा होता तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एवरेज कितना रहता, 4x. लेकिन क्योंकि गुनीत आया, गुनीत के आने से हर एक पे x x x x x बढ़ते चले गए, तो 20 के 20 बच्चों पे कितने बढ़ गए, 20x. यानी गुनीत के टोटल कितना है, 24x है. अब गुनीत के जो 24x है ना, इसकी जो वैल्यू दे रखी है तुम्हें, कितनी दे रखी है, मार्क्स ऑफ गुनीत इज 14 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ फितन. फितन के 5 टाइम्स का, उससे भी कितने ज्यादा हैं, 14 ज्यादा हैं. तो 20 यहां से अगर तुम निकालोगे यानी कि 4x की वैल्यू 14 आ गई. 4x की वैल्यू कितनी आ रही है, 14. यानी कि पुराना एवरेज कितना हुआ करता था, 14 होता था. निकालना क्या है भाई हमें, फाइंड द 150% ऑफ द इनिशियल एवरेज. तो इसका 150% निकालना है तो 7 और जोड़ दो इसमें आधे इसके, तो हमारा नया आंसर कितना आ जाएगा, 21. ई ऑप्शन आएगा. लॉजिकली सोचोगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना. बाकी तुम्हें कैसे भी जैसे भी करना चाहते हो तुम इस तरीके से कर लो, ठीक है. पुराने जितने मार्क्स थे अब इसका एवरेज 25% बढ़ के आना चाहिए, उसके हिसाब से कर लो. बाकी लॉजिक यही है कि अगर एवरेज में या तो एवरेज के बराबर ऐड हो रहा होता है या एवरेज के बराबर माइनस हो रहा होता है तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो मैंने मान लिया पुराना एवरेज 44444x चल रहा था. अगर फितन आएगा तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जैसे गुनीत आएगा एवरेज 25% बढ़ेगा, तो 25% हर बच्चे पे बढ़ेगा ना. तो x x x हर बच्चे पे बढ़ गया, तो 20 बच्चे हो गए, 20 पे कितना बढ़ गया. तो गुनीत जो है एवरेज से कितने नंबर लेकर ज्यादा आ रहा है, 20x. लाने थे 4x, ला रहा है 20x एक्स्ट्रा, यानी कि 24x है गुनीत के पास. अब जो गुनीत के मार्क्स हैं
वो फितन के मार्क्स के 5 गुने से 14 ज़्यादा हैं। तो यहाँ से 4x की वैल्यू निकल गई डायरेक्टली अपनी एवरेज। अब इस एवरेज का तुम्हें 150% चाहिए, यानी कि 3/2, यानी कि कितना हमारा आंसर आ गया, 21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई ठीक है, बहुत है आज के लिए। क्लास को शेयर नहीं करना, वो तो मैं रिकॉर्डिंग पे भी डाल दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो थैंक यू।